जो लोग काम करते रहे हैं, युवा आज भी उन पर विश्वास जताए हुए हैं और वो चाहता है कि बदलाव आना चाहिए। और जितनी नियुक्तियां, जितनी प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रियाएं चल रही है, क्योंकि जब से रिजर्वेशन आया है, इन लोगों ने जहां जहां इनको शंका हुई वहां प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया। इवन सेक्रेटरीट में जो बड़े बड़े पद हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक के, उनमें भी प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया। क्योंकि 95 में पहला बैच आया था IAS का सिलेक्ट होकर के, और अब जो सेक्रेटरी रैंक पे पहुंचा है, जब उनको लग रहा है कि ये नीति बनाने का हिस्सा बनेंगे, वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको साइड करो और लेटरल एंट्री करवाओ। और पहले 4 करवाया, 8 करवाया, 12 करवाया, 25 करवाएंगे, फिर 50 करवाएंगे, उनको कह देंगे आप घर जाइए। तो जो हो रहा है ये पूरी तरह से सुनियोजित है। ये सरकार सबका साथ सबका विकास नाम ले रही है, काम तो खाली अपना कर रही है और अपना विकास करवाने के लिए, और जैसे तैसे जो बहुजन लोग हैं उनको सेकेंडरी बनाए रखने के लिए काम कर रही है। मैं पहुंचा हूं आज दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, और आप देख रहे हैं मेरे साथ में जो बैनर लगा है बहुसंख्यकों की हकदारी, और उसके क्या कारण है और उसके वाजिब हिस्सेदारी कैसे हम बहुजनों को दिला सकते हैं। 2021 की जनगणना के ऊपर भी आज के इस कार्यक्रम में मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है आउटसोर्सिंग व निजीकरण के ऊपर। क्या इसके उपाय होने चाहिए। तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जमा हो रहे हैं। लगभग 40 संगठनों का आज का ये कार्यक्रम है जो मिलकर इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। बहुजनों की हकमारी, ये दूसरा कार्यक्रम है। पिछले कार्यक्रम में आपने देखा था किस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी समाज ने अपने अधिकारों के लिए, अपने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। इस बार भी इस कार्यक्रम में हम देखेंगे किस तरह की रणनीति बहुजन समाज मिलकर बना रहा है, किस तरह से 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव और आने वाले दिल्ली के निगम पार्षद चुनाव में वो अपनी हकमारी, राजनीतिक हकमारी को सिद्ध करने में कामयाब हो पाएगा। मैं हूँ आज दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से मनोज अंतानी, समता आवाज़ TV के साथ। कुछ मित्र मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे आज के। मैं रमाशंकर कुशवाहा हूँ, दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मैं प्रोफेसर हैं दयाल सिंह कॉलेज में पढ़ाता हूँ। सर, आज के इस कार्यक्रम का क्या आपको लगता है कि पहले तो इस कार्यक्रम की रणनीति, दूसरा इसके आने वाले भविष्य में क्या दूरगामी जो है प्रभाव पड़ने वाले हैं। देखिए, ये हमारा उद्देश्य है लोगों को यूनाइट करना, सबसे पहले ज़रूरत है। क्योंकि जो आवाज़ है वो संसद या देश में इसलिए नहीं पहुंच रही है बहुत सारी जगहों पे, क्योंकि यूनिटी को तोड़ने का इन लोगों ने पहले से तरीका खोज रखा है। हमारे बीच से कुछ लोगों को चुन के बिठा लेते हैं और उसके बाद कह देते हैं कि देखिए आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ना वो कैसे हैं, ना वो बोल सकते हैं, ना आवाज़ उठा सकते हैं, ना कोई मुद्दा लेके आगे बढ़ सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे सांसद हैं कि सामने जाने पर कह देते हैं कि हमें तो आम कोई बोलेंगे कि इमली है तो हम बोल देंगे कि इमली है। तो आप समझ सकते हैं कि वो ऐसे कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो समाज का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, वो सीधे सीधे पार्टियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 100% वो पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और समाज को ठग रहे हैं बल्कि। और हम यही सब चीज़ें लोगों के सामने लाना चाहते हैं कि जो भी चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, काउंसलर का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, आप ये ज़रूर देखिए कि क्या जिस व्यक्ति को आप चुन रहे हैं वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है, जो भागीदारी दिलाने में आपकी मदद करेगा, आपकी आवाज़ बनेगा, आपकी बात उठाएगा, नहीं उठाएगा। समस्या यहीं से शुरू होती है कि चुनते हम सबको हैं लेकिन वो हमारी आवाज़ नहीं बनते, बल्कि वो अपने स्वार्थ या पार्टी के स्वार्थ के लिए काम करते हैं। क्या गारंटी है 131 MLA MP हमारे बैठे हुए हैं लोकसभा राज्यसभा में, हम उनको हटाकर रिप्लेस करके दूसरे नए प्रतिनिधियों को भेजेंगे, क्या वो भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे समाज के साथ में? ये हमें पार्टियों को बाध्य करना है, और पार्टियां बाध्य तब होंगी जब लोग उनको बाध्य करने के लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग चुन के आते हैं जो उसी में से आवाज़ उठाते हैं, और उन सारी चीज़ों में, जैसे अभी नीट का मामला आया, कुछ लोगों ने प्रोवोक किया, इसके पहले भी 13 पॉइंट रोस्टर को वापस किया गया था, उसमें भी कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई थी। ऐसा नहीं है कि सब लोग एक तरह के हैं, बहुत सारी ऐसी आवाज़ें हैं जिनको दबाना इनके बस की नहीं है, चाहे इनके पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं कर रहे, लेकिन वो संख्या बहुत कम है, कह सकते हैं गिने चुने लोग हैं। तो इतनी कम संख्या होने के कारण जो एक दबाव बनना चाहिए बेसिकली वो नहीं बन पाता है, और उसका भुगतान हम सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ। कहीं ना कहीं मतलब हमारी यूनिटी उनको प्रेशर में नहीं ले पा रही है। बिल्कुल। बिखराव उनकी जीत है। 1931 तक जनगणना होती रही है जाति की, उसमें दिक्कत क्या है? आज वो डरा रहे हैं, तरह तरह से नए तरीके खोज के हमें दे रहे हैं, उन तरीकों का हम क्या करेंगे? हमें हकमारी हमारी जो हो रही है उसका कोई समाधान नहीं है। ये डरा रहे हैं कि जैसे जाति जनगणना करोगे ना देश में आग लग जाएगी। कैसी आग लगेगी? किस चीज़ की आग लगेगी? अभी लोग क्या कम भूख से मर रहे हैं? अभी जो जिनको संसाधन जिनके पास नहीं, वो क्या कम परेशान है? तो ज़रूरत ये है कि लोग इस चीज़ को समझे
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, हमने इतने संगठनों से जो अभी बुलाया है या इनको शामिल किया है या इनको हम इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाना चाहते हैं, उसका उद्देश्य यही है कि सब अलग अलग काम कर रहे थे, हम चाहते हैं हम इकट्ठे काम करें। अभी 65% युवाओं की भागीदारी देश के अंदर कही जाती है। आप भी युवा हैं, और आप जैसे बुद्धिजीवी युवा आगे आकर समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। पहले तो मैं उसके लिए धन्यवाद आपका देना चाहूँगा कि इस उम्र में आपने बहुत जो हमारे जो समाज सुधार कर रहे हैं उनकी भाषा को आप यहाँ व्यक्त कर रहे हैं हमारे दर्शकों के लिए। दूसरा एक सवाल उठकर ये आ रहा है कि तमाम संगठन, राजनीतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, तमाम सब छाता खुल के बैठे, एक आ जाइए, एक छाते के नीचे आ जाइए, एक छाते के नीचे, लेकिन नहीं, ढाक के 3 पात वहीं के वहीं है। ये भविष्य में भी चलता रहेगा। देखिए इसका सलूशन है कुछ? हाँ, इसका सलूशन बिल्कुल है। देखिए इसमें हो क्या रहा है कि अपने ही समाज से कुछ लोग, जैसे कुछ राजनीतिक पार्टियां क्या कर रही हैं कि उनको चुन रही हैं या उनको टिकट दे रही हैं जो बहुत दिनों से किसी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता थे और अचानक से उनको अध्यक्छ बना दिया। अब अध्यक्ष तो वो बन गए, लेकिन अब उन्हें घुटन हो रही है। आप देख लिए पश्चिमी बंगाल में कितने लोग पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। जी। कितने लोग 6 महीना पहले चुनाव हुआ था, 4 महीना पहले उसमें आए थे, वो वापस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो? इसलिए कि उनको घुटन महसूस हो रही है, और उन सबको होगी जो इस तरह से लोग फूट के जा रहे हैं, और उन संगठनों को भी हो रही है जो किसी न किसी का पिट्ठू बन के काम कर रहे हैं। उन सारे संगठनों को, लोगों को, पदाधिकारियों को ये महसूस होने लगा है कि हम किसी के इशारे पे नाचने वाली कठपुतली बन के रह गए हैं, और वो अब चाह रहे हैं कि हम इससे बाहर निकलेंगे और कोई अम्ब्रेला बने या ना बने, इकट्ठा सब होंगे। और आज देखिए आपके यहाँ उदाहरण है, 40 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, और हर 40 संगठन है, देश के अलग अलग कोने से आए हैं। दक्षिण भारत के भी हैं, उत्तर भारत के भी हैं, पूर्वोत्तर के भी हैं, पश्चिमोत्तर के भी हैं, हर जगह के लोग मिलेंगे। ये ऐसा नहीं है कि हमने कोई दिल्ली में जो काम करने वाले लोग हैं, बिल्कुल। और ये हम पिछले 4 साल से हम लोग कर रहे हैं। हमने 8वां ये हमारा प्रोग्राम है। लगातार WTP यूनाइट कर रहा है। WTP का और कोई उद्देश्य नहीं, एकमात्र उद्देश्य लोगों को संगठित करना है, और WTP इस काम में काफ़ी हद तक सफल है। अभी तक जो हमने किया है उसमें डायरेक्शन अच्छा है, बहुत सारे सांसदों का, अलग अलग संगठनों का, दलों का समर्थन मिल रहा है। अभी कुछ लोग सामने प्रेजेंट हैं आपके, कुछ लोग बोलेंगे भी, और पूरा कार्यक्रम आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। आपको क्या लगता है 2022 में चुनाव है, उत्तर प्रदेश क्योंकि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, दिखाई देता है, और उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर आंदोलित, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो किसान हो, चाहे स्टूडेंट हो, मतलब कोई वर्ग ऐसा नहीं है छूता रहा है। वकील भी सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। 2022 में एक राजनीतिक बयान, क्या सरकार को हटाने की जिम्मेदारी युवा लेगा? देखिए युवा जिम्मेदारी ले रहा है। समस्या क्या है कि राजनीतिक दलों पर पेगासस जैसी संस्था लगा करके और वो उनकी जासूसी करवा रहे हैं। जी। तो जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव मानते रहे हैं, आजकल वही लोग घिरे हुए हैं। जी। अब डर ये है, युवा तैयार है, युवा में बदलाव पूरी तरह से आता है। समस्या ये है कि वो डरा हुआ है कि ऐसा ना हो कि पेगासस के दबाव में जाके उधर मिल जाएं। जी। तो ये डर है। लेकिन जो राजनीतिक संगठन या जो लोग काम करते रहे हैं, युवा आज भी उन पर विश्वास जताए हुए, और वो चाहता है कि बदलाव आना चाहिए। और जितनी नियुक्तियां, जितनी प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रियाएं चल रही है, क्योंकि जब से रिजर्वेशन आया है, इन लोगों ने जहां जहां इनको शंका हुई वहां प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया। इवन सेक्रेटरीट में जो बड़े बड़े पद हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी तक के, उनमें भी प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया। क्योंकि 95 में पहला बैच आया था IAS का सिलेक्ट होकर के, और अब जो सेक्रेटरी रैंक पे पहुंचा है, जब उनको लग रहा है कि ये नीति बनाने का हिस्सा बनेंगे, वो कह रहे हैं कि नहीं, इनको साइड करो और लेटरल एंट्री करवाओ। और पहले 4 करवाया, 8 करवाया, 12 करवाया, 25 करवाएंगे, फिर 50 करवाएंगे, उनको कह देंगे आप घर जाइए। तो जो हो रहा है ये पूरी तरह से सुनियोजित है। ये सरकार सबका साथ सबका विकास नाम ले रही है, काम तो खाली अपना कर रही है और अपना विकास करवाने के लिए, और जैसे तैसे जो बहुजन लोग हैं उनको सेकेंडरी बनाए रखने के लिए काम कर रही है। अच्छा, मैंने अंदर अभी एक फिल्म देखी, ज्योतिराव फुले के ऊपर फिल्म दिखाई गई, अंधविश्वास पाखंड के ऊपर भी आप लोग प्रहार कर रहे हैं। भारत में रहते हैं, एक बहुत बड़ी आबादी हिंदुओं की, आपको डर नहीं लगता? सीधा टक्कर मार रहे, राष्ट्रद्रोह का केस लगेगा? नहीं, देखिए ये कोई राष्ट्रद्रोह नहीं है। हम भी भारत के नागरिक हैं, हम भी यहाँ की संस्कृति का सम्मान करते हैं, इसी संस्कृति में पैदा हुए, इसी को ओढ़े पहने हुए हैं, खाते जीते हैं। हम लोग कोई यहाँ विदेशी नहीं हो गए। ये कहने का उनका एक सलीका है, और कहने से ज़्यादा बरगलाने का तरीका है, क्योंकि वो जानते हैं कि धर्म ऐसी नस है जहाँ पे अंगुली रखोगे लोग उछलने लगेगा और आंख बंद करके शामिल हो जाएगा, कोई विरोध नहीं करेगा। विरोध को रोकने का सबसे बड़ा एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं धर्म को, धार्मिक संस्थाओं को और धर्म के लोगों को।
जो धर्म के लोग बैठे हैं ठेकेदारी कर रहे हैं, ये लोग भी वही काम कर रहे हैं। बड़े बड़े आप संत महात्माओं को देख लीजिए, आरक्षण के खिलाफ जैन मुनि वो दे रहे, बयान दे रहे, उनको पता ही नहीं कि आरक्षण है क्या, तो बयान कैसे दे सकते हैं। वो अपना धर्म कर्म को आगे बढ़ाएं, उनको कौन मना करते हैं। बता रहे हैं बहुजनों को, वो अपना उनकी वो अल्प बुद्धि जिसे कहते हैं, वो छोटी सोच का नतीजा है, बाकी कुछ नहीं है। वो अपना काम आगे बढ़ाएं, जो सबका अपना अपना काम है। धर्म का काम कोई और कर रहा है, कर्म का काम कोई और कर रहा है। युवाओं को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे जो मैं दूसरी संस्कृति की तरफ हमारा युवा जा रहा है, कहीं ना कहीं बहलाए फुसलाए में है? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप सारे काम करिए, आपकी ईश्वर में आस्था है तो वो भी बनाए रखिए, लेकिन किताबों में भी आस्था उतना ही बना के रखिए। किताबों की आस्था इसलिए ज़रूरी है कि असली मार्गदर्शन उसी से मिलेगा। जिसने कभी पुस्तक नहीं पढ़ी और जिसने पढ़ ली, उन दोनों का अंतर आपको रोड पर बात करते हुए दिख जाएगा, संसद भवन में बोलते हुए दिख जाएगा, गली कूचे पर टहलते हुए दिख जाएगा, बाजार में सब्जी खरीदते हुए दिख जाएगा। कौन पुस्तक पढ़ के आया, कौन नहीं पढ़ के आया। आप पढ़िए ज़रूर, आपको जो करना हो करिए, चेहरे से पता चल जाता है। आपको जो करना हो करिए, जिसका समर्थन विरोध करना हो करिए। एक बार पढ़ लीजिए, फिर आपको करने में बहुत सहूलियत होगी। और कोई आपके खिलाफ जो है ये नहीं कहेगा कि युवा बहक गया है, युवा भटक गया है, तात्कालिक लाभ देख रहा है, ऐसा कोई शब्द किसी युवा के लिए कोई प्रयोग नहीं करेगा। ये मैं निश्चित कह सकता हूँ दावे के साथ। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं जानता हूँ कि शिक्षा और पुस्तक का क्या महत्व है। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।